नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र से हमारा जो है अध्याय होगा सर्वोच्च न्यायालय। इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। यह राष्ट्रपति के अनुमोदन से भी है, यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मेजोरिटी से यह तय करें, और सी है संसद के अनुमोदन से, डी है राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। इस प्रकार जो है हम देख रहे हैं, तो सही उत्तर ऑप्शन ये हो रहा है, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ए है गोलकनाथ, बी है ए.के. गोपालन, सी है केशवानंद भारती और डी है मेनका गांधी। तो क्या होगा उत्तर इसका? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था, परंतु यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है। तो इस प्रकार से क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, केशवानंद भारती। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। तो यह है संविधान, बी है न्यायिक व्याख्या और सी है न्यायविदों के मत और डी है संसदीय कानून। तो क्या होगा उत्तर इसका? केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत की व्याख्या की, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स के वाद में भी किया गया। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, न्यायिक व्याख्या। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक किसी दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? ए है गोलकनाथ केस में, बी है मिनर्वा मिल्स केस में, सी है बैंक नेशनलाइजेशन केस में और डी है टी.एम. पाई फाउंडेशन केस में। तो क्या होगा इसका उत्तर? केशवानंद भारती केस 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ यानी 13 न्यायाधीश का गठन किया गया था। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ 11 न्यायाधीश का गठन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद और 1967 में यह किया गया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, गोलकनाथ केस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी के रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? यह है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण है और बी है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, सी है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला और डी है अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के बाद 1967 में उच्चतम न्यायालय ने उपयुक्त धारणा व्यक्त की थी। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स आर द प्राइमोर्डियल राइट्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। दे आर द राइट्स विच enable a man to chalk out his own life in the manner he likes best। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। अगला प्रश्न है,
वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो यहाँ है इंदिरा साहनीवाद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत क्रीमी लेयर। आगे है बी विशाखावाद, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण। सी है मेनका गांधीवाद, अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है। डी है वेला बनर्जीवाद, विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग। तो विकल्प डी का युग्म त्रुटिपूर्ण है। वेला बनर्जी वाद जो है पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा मेनका गांधीवाद में ही माना गया था। तो इस प्रकार हमारा जो है ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। तो यह है सर्वोच्च न्यायालय केवल मुख्य क्षेत्राधिकार रखता है। बी है यह केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। सी है यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। डी है यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132-36 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का विवरण है। तो इस प्रकार हमारा जो है ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ए है अनुच्छेद 131, बी है अनुच्छेद 132, सी है अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना और डी है अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 ए के तहत यह प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सर्वान प्रश्न अंतर्वलित है, जबकि अनुच्छेद 133 केवल सिविल विषयों के अपील से संबंधित है। 134 ए उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134 ए को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। तो इस प्रकार हमारा जो है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके ये है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, बी है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, सी है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर। उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों से अपील का सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को निम्न शीर्षों में विभाजित किया जा सकता है। एक है संविधान के निर्वाचन के मामले में अनुच्छेद 132, दो है सिविल मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं हो तो यह अनुच्छेद 133, आपराधिक यानी दांडिक मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं हो अनुच्छेद 134, चार है विशेष इजाज़त से अपील अनुच्छेद 136। अतः संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला प्रश्न है भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। ए है 138, बी है 140, सी है 142, डी है 146। तो क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन सी हो जाएगा 142। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है।
तो ए है अनुच्छेद 137, बी है अनुच्छेद 130, सी है अनुच्छेद 139, डी है अनुच्छेद 138। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा अनुच्छेद 137। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। बी है उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। उसके बाद से सी है मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। डी है उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब हम चलते हैं। धन्यवाद।